नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम का स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र में राष्ट्रपति टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रपति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। और प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को, इस लिंक को आप शेयर कीजिए आप। तो चलिए चलते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। कथन: संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। कथन सही है किंतु कारण गलत है। अब हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। कहाँ? तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि द यूनियन, तो भाग 5 का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इसमें फिर अध्याय बांटा गया है, तो उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में संघ की एग्जीक्यूटिव का चर्चा किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, मतलब क्या, भारत का राष्ट्र प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। कौन? तो राष्ट्रपति महोदय। कहने का क्या मतलब कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? जब भी आप कभी कोई पूछे तो आप बताओगे भारत के राष्ट्रपति जो हैं या भारत के पहले नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति के संबंध में भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में इसके संबंध में या इनके संबंध में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए फिर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए, या राष्ट्रपति कौन बन सकता है, या भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पर काबिज रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम भारतीय, मतलब क्या आप कह सकते प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल, मतलब क्या उनके बाद आज तक भारत के कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिन्होंने अपना 2 बार टेन्योर पूरा किया, मतलब जो 2 बार राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए या चुने गए। इकलौते व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब रहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब क्या राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब क्या अप्रत्यक्ष चुनाव है, ना कि प्रत्यक्ष चुनाव है। प्रत्यक्ष चुनाव जो है वह लोकसभा का होता है, विधानसभा का होता है, मुखिया जी का, नगर पंचायत का, यह सब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत यह राज्यसभा का जो चुनाव है यह अप्रत्यक्ष, कहने का मतलब कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। जनता किसको चुनती है? सांसद और विधायक को, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो यह यहाँ पर कहा गया। और इनके चुनाव में कौन भाग ले सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, मतलब क्या लोकसभा व राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। मतलब क्या राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के द्वारा जो 14 मेंबर, मतलब क्या 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 मेंबर लोकसभा में जो नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, 2 मेंबर एंग्लो इंडियन और 12 मेंबर जो हैं यह साहित्य, कला, विज्ञान, मतलब क्या किसी भी क्षेत्र में जिनका विशिष्ट योगदान हो, उस क्षेत्र से 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं और 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति महोदय द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। इनके पास सभी शक्तियां उसी प्रकार प्राप्त रहते हैं जिस प्रकार से अन्य सांसद गणों को प्राप्त रहता है। मतलब क्या मनोनीत सदस्य जो होते हैं यह मंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन आज तक भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मनोनीत सदस्य को मंत्री बनाया गया हो। यह भले ही नहीं हुआ, लेकिन वह बन सकते हैं, यह आप याद रखेंगे। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि इम्पीचमेंट मतलब क्या महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, यह भी याद रखेंगे।
दूसरी बात, सभी राज्यों के विधानसभा दिल्ली व पुदुचेरी, मतलब क्या सभी राज्यों के विधानसभा व दिल्ली और पुदुचेरी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। और दूसरी बात, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कहने क्या मतलब कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद जहाँ है उसके निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब क्या भाग नहीं लेता है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब क्या अप्रत्यक्ष चुनाव। नेक्स्ट, कथन भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। सही है, कारण एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन जो है वह कारण का सही स्पष्टीकरण है, यह बात सत्य है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली व सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कहने के क्या मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव जो है, यह संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्य तथा संघ के मध्य भी समानता हो। कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को या उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 1000 के गुणनफल से। कहने का क्या मतलब है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो राज्य से विधानसभा के निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। तो यहाँ पर है कि एक विधायक का मत वैल्यू किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो एक विधायक का मत वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य का कुल जनसंख्या, वैसे मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 10,000 है या 1 लाख मान लीजिए आप, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या, उस राज्य में निर्वाचित सदस्य की संख्या है मतलब क्या विधानसभा में मनोनीत सदस्यों को छोड़कर 200, 1/1000, तो 3 शून्य 3 शून्य 2 शून्य 2 शून्य। ठीक है, तो अब जो बचा उतना सीट जो है, मतलब क्या उतना ही वैल्यू एक विधायक का मत वैल्यू होगा। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका मत निकलता। अब रहा कि एकल संक्रमणीय या एकल सिंगल ट्रांसफरेबल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। तो हस्तांतरणीय को एग्जाम में संक्रमणीय भी लिखता है। संक्रमणीय का मतलब यह नहीं कि कोई संक्रमण, कोई कोरोना महामारी हो गया हो, ऐसा नहीं। मतलब क्या वरीयता के अनुसार जो आप वोटिंग करते हैं, आपको वहाँ पर वरीयता के अनुकूल लिखना होता है। जैसे 3 व्यक्ति खड़ा हुए राष्ट्रपति में, मान लीजिए राम, मोहन, सोहन, तो बी नाम का व्यक्ति का लगाव है मोहन के साथ, तो उन्होंने मोहन के सामने लिखा 1, सोहन को वह दिए 2 नंबर और रोहन को वह दिए 3 नंबर। सी नाम के व्यक्ति का पहला पसंदीदा है सोहन, तीसरा पसंदीदा है मोहन और दूसरा पसंदीदा है इसका रोहन। तो इस तरह से मतलब क्या वरीयता के क्रम से, वरीयता आप किसको फर्स्ट चॉइस करते हैं, फर्स्ट लाइक आप किसे करते हैं, इस आधार पर इनके जो नाम होते हैं वो वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में आप यह याद रखेंगे कि ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता, बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। उस पर उनका नाम लिखा रहता है और उसके सामने आपको अपना जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, उसको आपको देना रहता है। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हैं ये 1952 में भारत के राष्ट्रपति बने पहली बार, और दूसरी बार 1957 में ये राष्ट्रपति बने। तो इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, तो 1952 में केटी शाह इनके प्रतिद्वंदी थे और 1957 में एन दास इनके प्रतिद्वंदी थे। यह भी याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बार जो यह जीते राजेंद्र प्रसाद जी, वह 99.35% इन्हें मत प्राप्त हुआ, जो आज तक इतिहास में
अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को नहीं मिला और आगे भी संभावना नहीं, अब तो और नहीं संभावना है, क्योंकि अब राजनीति इतनी धूमिल हो चुकी है। तो छोड़िए इन बातों को, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पूर्वी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर यह बोला गया है, जो मान लीजिए यदि कोई राज्य का विधानसभा विघटित है, मतलब क्या, कोई विधानसभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान नहीं कर सकते। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो। कहने का क्या मतलब है कि उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव इस कारण से नहीं रुकेगा कि कोई सदस्य इस्तीफा दे दिया या फलाने राज्य के विधानसभा को विघटित कर दिया गया किसी कारणवश, तो राष्ट्रपति के चुनाव को टाल दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, मतलब क्या, प्रस्तावक और अनुमोदक इनकी संख्या 50-50 होता है, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। अब रहा कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक कौन होंगे, तो राज्यसभा, विधानसभा व लोकसभा इन तीनों में से 50 सदस्य अनुमोदक होंगे और 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, जो 50 सदस्य अनुमोदक होंगे वही 50 सदस्य फिर से प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं, या जो 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे वही अनुमोदक नहीं हो सकते, मतलब यार दोनों अलग अलग होंगे। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, जैसे नीतीश कुमार जी जो बिहार के चीफ मिनिस्टर, तो ये विधानसभा के मेंबर नहीं, यदि ये विधान परिषद के मेंबर हैं तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। या यह विधानसभा के भी मेंबर है मान लीजिए, और यह मनोनीत सदस्य हैं, मतलब क्या, ये जनता के द्वारा चुने गए सदस्य नहीं हैं, और ऑलरेडी ये किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, तो भी वो राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं ले सकते। यह याद रखेंगे आप। मान लीजिए किसी राज्य का कोई चीफ मिनिस्टर, जैसे मान लीजिए उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और हैं भी वास्तव में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते। कारण क्या है कि वह विधानसभा में डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं हैं, वे मनोनीत सदस्य हैं, और मनोनीत सदस्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो विधान परिषद में निर्वाचित होकर भी गए हैं तो भी वो भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद में निर्वाचित व मनोनीत दोनों में से किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य कौन सा जनसंख्या है, तो यह भूल से भी अब 2011 की जनगणना को मत याद रखिएगा, यह 1971 की जनगणना के आधार पर यह फिक्स किया गया, निर्धारित किया गया है। यह आप यहाँ से याद रखें। कब, तो 1971 की जनगणना को आधार मानकर इस तरह का जो इलेक्शन है अभी भी राष्ट्रपति चुनाव में, वह इसी पर आधारित मतों का वैल्यू निकाला जाता है। भूल से आप यह मत सोचिएगा कि 2011 की जनसंख्या को आधार बनाकर तब तो आपका जो रिपोर्ट है वो नहीं निकलेगा। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। तो अब आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए कि कुल कितने लोकसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो 545 लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं वर्तमान स्थिति में, इसमें से 2 हुए एंग्लो इंडियन, बचा कितना, तो 543। अब राज्यसभा में 245 होता है, जिसमें से 12 माइनस कीजिए क्योंकि ये मनोनीत होते हैं, तो बचा कितना, 243। तो अब आप देखिए 543 प्लस 233, तो 6 4 3 7 5 2 7, मतलब क्या, कुल लोकसभा व राज्यसभा मतलब कुल संसद के सदस्यों की संख्या 776। कुल इतने सदस्य जो हैं यह राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब क्या, भाग लेते हैं, ये संसद सदस्य हैं। अब रहा
जो सभी राज्यों की विधानसभा कितने सदस्य हैं? तो लगभग 4120 सदस्य जो हैं, यह 4120 सदस्य लगभग सभी राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या इतना है। वैसे आप एक बार मिला लीजिएगा तो 6 7 2 9 7 1 8 8 4 4896, मतलब कि कुल 4896 वोटर्स की संख्या है। वोट वैल्यू नहीं है, कुल वोटर्स की संख्या है। लगभग भारत में राष्ट्रपति चुनाव में 4896 वोटर्स हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव इतने वोटर्स वोट गिराते हैं, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। सबसे अधिक मत वैल्यू किस राज्य के विधायक का है या किस राज्य के सांसद का है? तो वह होगा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। और सबसे अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? तो वह भी उत्तर प्रदेश में है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास किए। नेक्स्ट भाग में हम लोग और बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। और अब वह ज़माना गया जो पॉलिटिक्स 10 से 12 घंटा पढ़ के ख़त्म कर लिया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब एग्जामिनर जो है वह अंदर तक जाकर, गहराई में जाकर वह प्रश्नों को उठा कर लाते, छान के लाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी पढ़ना शुरू किया है अब, और विद्यार्थी अधिक से अधिक अब सब्जेक्ट में डूबना चाहता है, क्योंकि प्रश्न तभी आपसे सॉल्व होगा। तो इस कारण से इस टॉपिक को नेक्स्ट भाग में हम लोग और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटे को प्यार दीजिए। आपका सबसे बड़ा आभूषण आपकी ज़िंदगी का है तो आपकी सुंदरता आपका क्रीम नहीं है, वो आपका विनम्रता है। अनुशासन जो है वह आपका सबसे बड़ा आभूषण है, इसको हमेशा बरकरार रखें। आप कितनी ऊंचाई पर चले जाए आप, लेकिन अपनी विनम्रता को मत आप खोइएगा।